हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आई होप आप लोग का जो पेपर है अच्छा गया होगा। उसमें भी अधिकतर मैंने मैसेज पढ़ा है, अधिकतर लोगों का जो लॉकअप है पोर्शन वो तो अच्छा गया है, बट जीएस थोड़ा सा टफ आया था। ठीक है, तो जिनका जीएस गड़बड़ हो गया है या लॉ में कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं या नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो वो घबराएं नहीं। ठीक है, आपका जो जीवन है यहीं तक नहीं समाप्त हो जाएगा, ऐसे कई युद्ध आपको लड़ने हैं। ठीक है, तो यूपी एपीओ तक आप नहीं समाप्त हो जाएंगे, आगे भी आपको एग्जाम्स देने हैं। तो जो गलती आपने यूपी एपीओ में की है, आप कोशिश करिए कि वो गलती आप आगे के एग्जाम्स में न करें। तो आज की वीडियो में मुझे सिर्फ यही बताना है आपको कि आप क्या करेंगे जब पेपर आपके हाथ में होगा और क्या नहीं करना होगा। अर्थात दो चीजें मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। एग्जाम्पल देके भी मैं समझाऊंगा कि कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन आंसर जो पेपर आप करके आए हैं उसको तो मैं करवा ही दूंगा, वैसे भी आपने कर ही लिया होगा। तो मेन मकसद मेरा, देखिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराना नहीं है, वो तो आप कर लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं करवाऊंगा जरूर। मुझे सिर्फ आपको ये बताना होगा कि आप जब पेपर पाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। आते हुए क्वेश्चन क्यों गलत हो जा रहे हैं, इससे कैसे निपटेंगे हम, इन समस्त चीजों को आज के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे पेपर को सॉल्व करना है, तो ये सिर्फ न कि यूपी एपीओ के लिए ये रहेगा, बल्कि जो भी आप एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो वो ये सब चीजें उस पर भी लागू होंगे। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए, कई लेक्चर हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मगर लोग फोकस ये करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया, ये आंसर हुआ, मगर वो तरीका नहीं बताते कि आखिर वो सॉल्व कैसे करना हमें। भाई वो तो आज नहीं कल आंसर की तो आ ही जाएगी, बच्चा फिर गलती करेगा। आप बताइए ना ऐसा कि वो गलती ही ना करे दोबारा। वो ऐसे काफी लोग जो जुड़े हैं हमसे वो कह रहे हैं कि भाई आते हुए क्वेश्चन मेरे गलत हो जाएं। तो देखिए, जो टफ क्वेश्चन होता है उससे मेरिट नहीं बनती, मेरिट उससे बनती है जहां आप आते हुए क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, वहां आप एक कदम पीछे हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आप जो ये कहते हैं कि मैं नया कुछ पढ़ लूं, नया कुछ नहीं पढ़िए। आपके पास जो पुराना है आप उसी पे कमांड कर ले जाइए, उसी से आप जंग जीत जाएंगे, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो को न लंबा करते हुए चीजों को देखते हैं। पहली चीज आप देखिए, जब एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, पहली चीज आप ये नोट कर लीजिए, जिस दिन आपका एग्जाम है, मान लीजिए 21 तारीख को था एपीओ का एग्जाम, तो जब आप एपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस दिन कोशिश करिए कि एग्जाम हॉल के बाहर, स्टार्ट होने के पहले की बात कर रहा हूं, कोशिश करिए माइंड एकदम फ्री रखिए, किसी से ज्यादा बहस मत करिए, ज्यादा बात मत करिए, रिजर्व रहिए। ठीक है, एग्जाम होने के बाद चाहे जितना बहस कर लीजिए, मार धाड़ चाहे जो कर लीजिए। ठीक है, मगर एग्जाम से पहले एकदम शांत स्वभाव में रहिए, गंभीर एकदम न बने रहिए, मतलब ठीक ठाक रहिए। ऐसा ना हो कि कोई टेंशन चीज आपके दिमाग में चली जाए। फालतू किसी से बात मत करिए। एग्जाम हॉल में भी आप पहुंच गए हैं तो शांति से बैठे रहिए। ठीक है, पेपर मिले आराम से पढ़िए। पेपर मिलने के बाद सबसे फ्रंट का जो चीज होता है वो पहले पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन पे ही ना टूट पड़िएगा। आप लोग पहले पेपर पढ़ा करिए कि शुरुआत में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो उसको गोला करना है वो ब्लैक से करना होता है, वो ब्लू से कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था इंस्ट्रक्शन क्या क्या लिखा क्या गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आइए, करना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आज का लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा काम देगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़ाई अपनी अलग चीज है। आप देखिए, मेरा काम क्या है, हर चीज आपको बताना, वो समस्त चीजें बताना है जिससे आपको दिक्कत होती है, जहां आपकी रुकावट है, जहां आप रुक रहे हैं, उस समस्या का समाधान करना मेरा दायित्व है। ठीक है, जैसे कि दो रास्ते अगर हैं,
एक टीचर का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए दो रास्ते हैं, ठीक है, मैं क्या होगी, मैं इस पे चल दिया, एक रास्ते पर मैं गया और यहां देखा कि बहुत ही खराब रास्ता यहां पे है, ठीक है, बहुत खराब रोड खराब है, मतलब धंस सकती है सड़क, पानी से भरा हुआ है, बहुत ही खराब है। तो क्या मैं किसी अन्य व्यक्ति को इस रास्ते से आने की सलाह दूंगा? कदापि नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज तो मैं भुगत चुका हूं, तो फिर दूसरा व्यक्ति क्यों भुगते? तो मैं उससे कहूंगा कि भैया यहां से मत जाइएगा आप, बल्कि किधर से, दूसरे रास्ते से जाइएगा, ये रोड अच्छी है। क्यों ऐसा कहूंगा? क्योंकि यहां मुझे अनुभव है, मैं यहां इस रोड से जा चुका हूं, इसलिए मैं उसे वहां उस रोड से जाने की सलाह नहीं दूंगा। क्योंकि अगर वह व्यक्ति जाता है तो मेरे तरह ही उसका जो टाइम है वो इन्वेस्ट होगा, ठीक है, वो बर्बाद हो जाएगा यहां टाइम इसका। तो इसलिए मैं इस रास्ते से सलाह नहीं दूंगा, बल्कि जो सही रास्ता है मैं उस रास्ते से जाने की सलाह दूंगा, ठीक है। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। चलिए अब इधर आते हैं। अब पहली बात कि आपको क्या करना है, मैंने दो चीजें बताई हैं, थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि आपको पेपर पाने के बाद क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उसमें यदि नहीं शब्द है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आया कि बताइए ये चीजें हैं, इसमें से कौन सा नहीं है, तो अधिकतर स्टूडेंट ये करते हैं कि नहीं उनको दिखता ही नहीं है, इतनी स्पीड में पढ़ जाते हैं कि नहीं दिखता उनको। तो आप एक काम करिए, जिसको नहीं दिखता तो जहां नहीं है वहां सबसे पहले अंडरलाइन मान लीजिए कि आपको दिखे वो नहीं। कोशिश करिए कि स्पीड थोड़ी आपकी धीमी रहे, क्वेश्चन बहुत ही कायदे से पढ़िएगा, तभी आपको ऑप्शन जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो नहीं शब्द पहले जोड़ दीजिएगा कि नहीं लिखा है तो उसको अंडरलाइन मान लीजिए, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जिससे मारना है, मतलब उस पेन से मारिए कि आपको दिखे वो नहीं शब्द। दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, देखिए ये तब की कंडीशन है जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है। नंबर आप कैसे उठा सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नहीं आता है आपको, 4 ऑप्शन दिया, नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंक, ठीक है। अब क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कम किया है तो आपके पास विकल्प सिर्फ एक ये होगा कि अगर 4 दिए हैं और चौथा ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी है, तो कोशिश करिए कि उपयुक्त सभी पर ही टिक मारिए, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि उपयुक्त सभी वाला ही सही होता है, ठीक है। ये ध्यान, ये तब की कंडीशन जब आपको बिल्कुल ऑप्शन नहीं पता, ब्लैंक है और आपके क्वेश्चन जो है आपने कम अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, ये तब की स्थिति मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, ये तो हुआ, हमने नहीं बताया, उपयुक्त सभी के बारे में बताया। नेक्स्ट है सदैव। जब आपको क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पता है और उस ऑप्शन में सदैव अधिकतर कथन और कारण में आता है और उसमें लिखा गया है कि सदैव शब्द यूज हुआ है, हमेशा यूज हुआ है, ठीक है, ऐसे शब्दों का यूज हुआ है, तो अधिकतर वो क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, वो क्या होते हैं, वो गलत होते हैं क्वेश्चन, तो उनको आप गलत मान के चलेंगे क्योंकि वो गलत है। ये तब की कंडीशन, उपयुक्त सभी और सदैव, ये तब की कंडीशन होगी जब आपको पूरा ब्लैंक है, आपको कुछ नहीं आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कम किया है, ये तब की कंडीशन मैं बता रहा हूं, हर समय नहीं, ठीक है। नहीं आ रहा है आप छोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस मार्किंग मत जाइए, ये तब जाइए जब आपको अटेम्प्ट आपने कम किया है, ये तब की स्थिति है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, जैसे आप कहते हैं ना कि सर कितनी अटेम्प्ट हमें करने चाहिए, कितनी क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी चाहिए, तो पहली चीज तो आप ये देखिए, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले तो वो कर ले जाइए, जो 100% आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, उनको कर ले जाइए। उसके बाद जब आप कर रहे हैं क्वेश्चन, जब शुरुआत में आपने करना शुरू किया तब की बात बता रहा हूं, शुरुआत में जैसे ही करना आपने शुरू किया
जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, चारों ऑप्शन नहीं पता, ना ओर पता ना छोर पता, तो उस कंडीशन में उसको थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए कि इसको हमें देखना ही नहीं है। हम लौट कराएंगे तो भी नहीं देखना इसको, अब टच नहीं करना उसको। अगर चारों ऑप्शन में कुछ नहीं पता, क्वेश्चन का पता ही नहीं कुछ आपको, तो क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। उसी समय जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 100% आ रहा है, तो वहां पर आप उसको टिक मारते हुए जाइए। जैसे भी ऑप्शन है कि हाँ ये एकदम 100% सही दुरुस्त है पूरा, तो वहां वो ऑप्शन मार दीजिए। तीसरी चीज उसमें देखिए, पहला हमने बताया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्रॉस करिए। सेकंड पे हमने बताया आपको कि चार ऑप्शन में आप देख रहे हैं 100% आ रहा है, तो वहां टिक कर जाइए कि ठीक है ये हो जाएगा। थर्ड कंडीशन आपकी ये रहेगी कि अगर आप क्वेश्चन पढ़े और दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, चार ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो उसको गोला ऐसे कर लीजिए कि हम लौट के आएंगे तो उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, तो उसको छोड़े रखिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देखेंगे और कोशिश करिए जैसे 100 क्वेश्चन अगर आए हैं तो 50 क्वेश्चन तक करके फिर आप गोला तुरंत भरिए। ओएमआर शीट में जो होता है वो गोला भर दीजिएगा, ठीक है, और ध्यान से भरिएगा। ये हुई बात क्या करना है आपको। अब सेकंड चीज क्या नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इस पे ध्यान दीजिए। ये उनके लिए है जो क्या नहीं करना, ये उनके लिए है जो क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी करते हैं और क्वेश्चन जो ओएमआर शीट होता है जल्दी से भर के रख देते हैं और बैठे रहते हैं और सबको देखते रहते हैं ऐसे। मतलब 2 घंटे का समय दिया तो आपने 1.25 घंटे में या 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करके हटा दिया। ये उनके लिए है, खासकर जो जल्दी करते हैं कोई चीज, उनके लिए ये मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन होगा, आप फास्ट मत पढ़िए, स्लो चलिए, ठीक है। फास्ट चलेंगे, तेज चलेंगे तो दुर्घटना होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा स्लो पढ़िएगा और उसी के साथ जो ऑप्शन होगा उसको पढ़िएगा। चारों ऑप्शन पढ़िएगा ध्यान से कि क्या ऑप्शन कहा जा रहा है, ठीक है। स्लो पढ़िएगा, आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है। तो फास्ट आप सॉल्व नहीं करेंगे, धीमे से करेंगे, स्लोली चलेंगे, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन का चारों ऑप्शन बिना पढ़े जवाब दे देना। बहुत से लोग होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर मिला नहीं कि बढ़े आगे, पढ़ते भी नहीं चारों ऑप्शन। क्वेश्चन जैसे पूछ दिया, ठीक है, कोई चीज पूछ दिया तो ऑप्शन जैसे ए उनको मिल गया, अब वो उसी पे टिक कर जाते हैं, पूरा नहीं करते। पूरा डी तक ए बी सी डी होती है, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों नहीं पढ़ते, सिर्फ ए पढ़ते हैं, ए पढ़ के निकल जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करिए। भले ही आपका आंसर ए में है, फिर भी आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका, हमने बताया क्या करना है और ये बताया हमने क्या नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि चोरी, ये एक इजी हमने लिया कि भाई सबको समझ में आया कि क्या करना है। चोरी की परिभाषा कहां बताई गई है, मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है, एक इजी एग्जांपल मैंने यहां लिया है। ऑप्शन ये रहा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है। चोरी की परिभाषा पूछी जा रही है, चारों ऑप्शन पढ़िए, ठीक है, कि 390 है, 378 है, 391 है, 383 है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। अब आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, ऑप्शन ये सही है, तो इसको आप गोला भर लीजिए, टिक कर लीजिए, या बाद में जब जैसे भी बनना है कर लीजिए आप कि भाई 378 में चोरी की डेफिनेशन बताई गई है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, इसी में से मैं इसका एग्जांपल उठा रहा हूं। ये तो हुआ पहला चीज कि जब आप 100% श्योर हैं कि हाँ 378 में चोरी की डेफिनेशन बताई गई, टिक मारिए, आगे चलिए 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद, ठीक। अब क्या कंडीशन ये घट सकती है, मान लीजिए कि आपको नहीं पता, थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि किस में बताई गई है। अब आपको ये लगता है कि नहीं ये 383 तो नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता है तो वहीं पे आप क्या करिए कि ऐसे बना दीजिए क्रॉस, नहीं हो सकता। दूसरी चीज, फिर आपको लगता है 391 भी नहीं हो सकता, यहां क्रॉस बनाइए। अब बचा दो ऑप्शन, ए और बी, ठीक है। अब इसमें अपना दिमाग भिड़ाइए कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा आप सेक्शन के आगे पीछे जाइए, दिमाग लगाइए कि फला सेक्शन में हमने ये पढ़ा था, ऐसे ऐसी चीजें थी। यदि याद आ जाती हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। नहीं याद आती तो दो ऑप्शन में से आपको देखिए 50-50% हो गया, ठीक है। आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, 50% आपने ये क्रॉस मार दिया है। अब बचा ये 50%, इन दो में से अब आपको करना है। अब संभावनाएं गलत होने की कम है, ठीक है। तो इसमें कोशिश करिए, अपना दिमाग लगाइए, जो आता है उसको आंसर आप टिक कर जाइए, ठीक। ये हमने इसमें भी बताया था यहां कि जैसे यदि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, ठीक है, दो ऑप्शन कंफ्यूजन है, यहां पर दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं होगा ये बिल्कुल, तो इसको आप काट दीजिए दोनों को फटाफट, ठीक है। ये आप करेंगे। जो आते हुए लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं इसी कारण होते हैं, वो जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं, ऑप्शन बहुत ही जल्दी। नहीं, ऐसा मत करिए। आप 2 घंटा ऐसे नहीं दिया गया है, 2 घंटा दिया गया है तो 2 घंटे का पूरा यूज करिए। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने अटेम्प्ट करिए, आराम से करिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, जो इस एग्जाम में थी सबसे बड़ी बात, जो लोगों ने गलती किया, क्यों गलती किया, क्योंकि लॉ का पेपर जो है बहुत ही इजी आ गया था, इसलिए लोगों की इच्छाएं जो थी बहुत ही, मतलब कि ऐसा हो गया था कि वो मुझे तो बहुत आ रहा है, मगर उनको ये नहीं पता कि जो जिस हॉल में बैठे हैं भाई, वो क्वेश्चन सभी को आ रहा है, आप ही को नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है। तो जब पेपर इजी आए तो वहां अपने आप को संभाल लीजिए, कंट्रोल कर ले जाइए, क्योंकि सबसे बड़ी संभावनाएं दुर्घटना होने की वहीं पे होती है जहां पेपर इजी होता है, वहां आप गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? आता हुआ आता है 1 2 3 4 मारते चले जाते हैं, आपको लगता ही नहीं कि अरे वहां नहीं लिखा है या क्या ऑप्शन, पूरा पढ़ते भी नहीं है कि आ रहा है, बस चलते चले जाए, वहां आप गलत करते हैं। वहां ठहर जाइए, रुकिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमें इतनी चीजें आपको बतानी थी कि आप कैसे आप पेपर सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ एपीओ के लिए नहीं, जितने भी एग्जाम आप आएंगे, पीसीएसजे का होगा या अन्य स्टेट का होगा या कोई भी आपका पेपर होगा, ये बातें हमारी आपको काम देंगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पेपर हम देख लेते हैं और पेपर में भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है आपको, ठीक है। कैसे पेपर आप पढ़ेंगे, इस पे लिखेंगे कि जब नेक्स्ट एग्जाम आपका आएगा तो इसी से रिवीजन होगा, इसी से रिवीजन होगा, ध्यान रहे। क्योंकि जब आप एग्जाम आता है तो कोई भी गाइड बाजार से खरीद लेते हैं, वह बहुत गलत होता है, बहुत ही गलतियां होती हैं, और उस गलतियों को वही पहचान पाता है जिसने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। नहीं तो बच्चे उसी से ही गलत करके चले जाते हैं क्वेश्चन को। चलिए हम बताते हैं कैसे क्या करना है। देखिए ये है बी सीरीज है आपकी, बुकलेट जो है बी है, जिसके पास होगी वो देख लेगा। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ठीक है, क्योंकि समय आपका यहीं थोड़ा चला गया है, तो फास्ट चलूंगा। यदि हो सके तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, ऑप्शन सिर्फ लिखते रहिए, आपको याद भी होगा वैसे कि मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। आपने किया है तो आपको याद होगा ये है। जहां दिक्कत होगी वहीं अपनी बुकलेट ले लीजिए या आप एक रफ पेपर पर लिख लीजिएगा, ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। ये काम कर लीजिए। चलिए मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन है अच्छा सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं, ये लॉ का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है, जीएस का नहीं, सिर्फ लॉ का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा यह उपबंधित करता है कि पुलिस थानाध्यक्ष का वह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकृत व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ ही सेल में न रखे। तो ऑप्शन इसका पैरा 161 होगा, ठीक है, ए ऑप्शन, ये आप लोग देख लेंगे। फिर है
दवाओं में मिलावट, देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है पैरा 161, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया, इसीलिए मैंने बार बार आपसे कहा था कि जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं बिना सॉल्व किए हुए मत जाइएगा। बहुत लोगों ने मैसेज किया सर मेरा तैयार नहीं हो पाया, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई हूँ, तो मैंने उनसे भी यह कहा था कि आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, सब चीज़ हटा दीजिए, जितने पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ वही पढ़ के जाइए, सिर्फ वही पढ़ के जाइए, ठीक है। तो ये पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दवाओं में मिलावट आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो किस में है, 274 में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पूछा गया है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, यही सही नहीं है। ये 45 इन्होंने बताया है, कहाँ है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, सेक्शन 44 में है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, यही सही नहीं था, बाकी सब सही हैं। पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी 41 सही, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी 46 बिल्कुल सही, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी 43 बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट, सीआरपीसी का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के समान है, ये भी हमने आपको बताया था, तो ये कौन सा है 97, सेक्शन 97। यहां क्या कहा गया, सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी की बात की गई है, ठीक है, 97 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन सही सुमेलित है, ठीक है। यहां दिया गया है वासुदेव वर्सेस पेप्सू राज्य, सेक्शन 86, तो ये सही है आपका। फिर भी आप नीचे के 3 ऑप्शन जो है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। मस्तिष्क की अस्वस्थचित्तता 87, ठीक है, ये नहीं सही है, ये कहाँ है 84 में है। द्विविवाह कहाँ है 494 में है। आत्महत्या का प्रयास कहाँ है 309 में है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, ठीक है, एविडेंस की, तो कौन सी धारा है, सेक्शन 23 है। ये किससे संबंधित है, ये सिविल मामलों से संबंधित है, ठीक है। सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत है, ये बात की गई है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो एक काम आप ये करिएगा, यहां पर जैसे पूछा गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन दे दिया 133, 27, जैसे मैं बताऊं आपको, पूछा गया क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, पूछा गया, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो यहां क्या क्या दिया गया, यहां दिया गया 133, ठीक है, और क्या दिया गया 27, और क्या है 53, और क्या है 23, ठीक। अब कौन सा नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, एविडेंस की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, यही नहीं है 23, क्योंकि ये सिविल से संबंधित है। अब आपको ये करना होगा इसी पेपर में आप ये करिए कि 133 किससे संबंधित है, 27 किससे संबंधित है, 53 किससे संबंधित, यहीं आगे लिखिए, यहीं पर, और ये प्रक्रिया जितने भी क्वेश्चन आगे बताए जाएंगे उन सभी का आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जब ये पूछ दिया गया कि कौन सा नहीं है तो यहां भी लिखेंगे आप, ठीक है, कि ये 23 आखिर कहता क्या है, जो हेडिंग है ये लिखिएगा, और ये 3 सेक्शन भी लिखिएगा। फायदा आपको ये होगा कि आप जब एग्जाम से पहले ये पेपर उठा के पढ़ना शुरू करेंगे तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रिवीजन एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि 133 में क्या है, 27 में क्या है, 53 में क्या है, 23 में क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन सिर्फ आप नहीं पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन की बदौलत आप 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब ये पेपर होगा इसी पेपर पे आप लिख लीजिए, जितना लिख सकते हैं, जितना गंदा कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी की किस धारा के आधार पर एक जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता है आपराधिक दायित्व से मुक्त है, तो किस में है 78 में बताया गया कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। देखिए यहाँ भी 78, 77, 76, 79, देखिए जो 4 ऑप्शन है उसमें से जरूरी नहीं है सभी इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, मगर जो है इंपॉर्टेंट वहां लिख लीजिए। जैसे यहाँ पूछ दिया गया 78 है,
ठीक है। अब 77 लिख लेना चाहिए आपको कि 77 क्या कहता है, 76 लिख लेना चाहिए, 76 में क्या बात है, 79 में क्या बात है। ऐसे ही जो भी सेक्शन ऐसे आएंगे पूछे जाएंगे उन सभी में आप यही काम करेंगे, आगे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आईपीसी में डकैती के लिए तैयारी करना कहाँ दंडनीय है, तो किसमें है, 399 में दंडनीय है। अब यहां आप क्या करेंगे, अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे आपको करना है, ये ध्यान रहे। तो यहां आप क्या करेंगे, जैसे डकैती का पूछ दिया, अब डकैती के जो इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन है यहीं लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन के पास लिख लीजिए। जैसे 391 लिख लीजिए डकैती है, 395 दंड है डकैती का, 396 हत्या सहित डकैती है, 399 डकैती के लिए तैयारी है। तो ऐसे 4-5 जो हैं डकैती संबंधित वहीं लिख लीजिए, बार बार आपको नहीं पढ़ना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपका, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे एक और सेक्शन इसी से संबंधित कितने आपका तैयार हो जाएंगे। अब बार बार आप पढ़ेंगे, ये पतली सी चीज लेके बैठ जाएंगे, अगर 1 साल का लेके बैठ जाएंगे तो इसमें कितने क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तैयार हो जाएगी आपकी चीजें। चाहे आईपीसी उठा के पढ़ लेंगे, सीआरपीसी पढ़ लेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मेहनत करना है, एक बार करनी चाहिए मेहनत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, इसमें सेक्शन देखना है। तो अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न कहाँ है, 151 में, यही सही है आपका, बाकी और नहीं सही है। विधिक सलाहकार से गोपनीय संसूचना है, ये कहाँ है, इन्होंने गलत बताया, मैं सही बता दे रहा हूँ। कहाँ है, 129 में है। अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रयित प्रश्न कहाँ है, 152। विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार 103 में बताया गया। तो ऐसे सेक्शन आप लिख लीजिए वहां पर आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीआरपीसी में अभ्यासतः अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में है, तो किस में है, तो 110 में है, ठीक है, 110 में है। हमने बताया था 106 से 110 तक पूरा ग्राफ बनाया था यहाँ पर, याद होगा आपको, ठीक है, सदाचरण से संबंधित। तो हमने 110 में आपको बताया था कि यहाँ पर प्रतिभूति सहित होता है, प्रतिभूति रहित नहीं होता है, ये भी बताया था, ये अच्छे से समझाया था आपको, ठीक है। तो अभ्यासिक अपराधी कहाँ है, 110 में है। अब आपको यहाँ ये भी लिख लेना चाहिए, जैसे अभ्यासिक अपराधी 110 में है तो 109 में क्या है, 107 में क्या है, 106 में क्या है, ये भी लिख लीजिए, ठीक, यहीं पे लिख लीजिए। हो सके तो मजिस्ट्रेट का नाम लिख लीजिए, यहाँ पर जितना चीजें हो सकती हैं यहीं आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी संबंधित कौन है, 17 है, ठीक है। तो देखिए हम अब सब में नहीं बता रहे हैं, बस एक क्राइटेरिया आपको बता दिया हमने कि कैसे आपको करना है। जैसे 17 है तो यहाँ 24 है, 22 है, 18 है, ये भी ऑप्शन है, तो यहाँ भी आप वही काम करिए। पुलिस एक्ट में देख लीजिए कि इन सेक्शन में क्या क्या बातें कही गई हैं, देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। जैसे 22 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही लिख लीजिए कि 22 कहता क्या है, ठीक है। चलिए आगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए न्यायालय शब्द की परिधि में अधोलोकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं सम्मिलित है, विवाचक और आर्बिट्रेशन, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान संभोग दंडनीय है, कहाँ है, 376B के अंतर्गत, ठीक है। चलिए थोड़ा तेज चलता हूं। निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आंकिक हस्ताक्षर की राय की सुसंगति से संबंधित है, तो 47A है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ढोर में सम्मिलित नहीं है, हमने बताया था ये सेक्शन 1 में है पुलिस एक्ट के, तो क्या नहीं है, कुत्ता नहीं है, डॉग नहीं है, ठीक। आईपीसी की किस धारा में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है, तो किसमें है, सेक्शन 39 में बताया गया है। सीआरपीसी की धारा 166A के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी हो तो दांडिक न्यायालय जारी करता है, क्या जारी करता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करता है, ये बताया था हमने। पाकला नायर स्वामी बनाम एम्परर का वाद किससे संबंधित है, डाइन डिक्लेरेशन से संबंधित है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है, तो किससे है, एकांत परिरोध से 73 से संबंधित है, ठीक है। देखिए जो मैं बताता जा रहा हूँ ये आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा है, आपको पता है कि हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है। जहाँ कन्फ्यूजन हो बस उस पर लिख लीजिए, एकांत परिरोध 73, ऐसे करके आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा तेज चलना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 131 को संशोधित किया गया है, कब संशोधित किया गया, तो 2000 में संशोधित किया गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण की शक्ति किसके पास है? तो यह समुचित सरकार के पास है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती हैं? तो कौन सी धारा है? धारा 131 से लेकर 140 तक है, चैप्टर 7 में बताया गया है। ठीक है। पुलिस अधिनियम की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है? तो किस में है? सेक्शन 8 में है। ठीक है। फिर है ये आपका सुमेलित करना है, आप देख लीजिएगा। आपराधिक वध करने का प्रयास कहाँ है? 308 में बताया गया है। आत्महत्या करने का प्रयास 309 में बताया गया है। हमला कहाँ है? ये 351 में है। और अपहरण कहाँ है? 362 में है। ठीक है। अब आप यहीं लिख सकते हैं कि भाई व्यापरण कहाँ है, व्यापरण का दंड कहाँ है। ठीक है। व्यापरण कितने प्रकार का, यहीं छोटा छोटा आप लिख सकते हैं यहीं पे। तो आपका क्या होगा? व्यापरण अपहरण यहीं खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, सीआरपीसी के निम्नलिखित में से किस धारा में विधिक सहायता का प्रावधान है? तो 304 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये था, आर वर्सेस लमले का बात एविडेंस की किस धारा से संबंधित है? हमें जहां तक लगता है कि ये 106 से संबंधित है। जैसा भी होगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, ये क्लियर नहीं है अभी। अगर आपको पता होगा क्लियर तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये किससे संबंधित है। आर वर्सेस लमले का बात एविडेंस में। ठीक है, ये किससे है? 105, 102, 107, 106 किससे संबंधित है? ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर कंफर्म होंगे तो ही। ठीक है, अगर आपको मिला होगा ये केस लॉ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जार कर्म है, हाँ ये नहीं सुमेलित है। ठीक, अब कौन सा सुमेलित नहीं, ये तो सुमेलित है जार कर्म, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ 3 चीजें हैं जो सुमेलित नहीं है। मैं उनको बता दे रहा हूँ किस किस सेक्शन में है। दहेज हत्या, बलात्संग, लूट। तो दहेज हत्या कहाँ है? 304B में बताया गया। बलात्संग 375, लूट 390, जारकर्म 497। ये सही वाला मैं बता दे रहा हूँ पूरा। पुलिस अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित? तो कौन सी है? 21 है। फिर नेक्स्ट है, ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है। किसमें सुसंगत है? सेक्शन 8 के अंतर्गत। ये सेक्शन 8 का पहला ही दृष्टांत है। ठीक है, आप वहां देख लीजिएगा। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के किस पैरा के अंतर्गत यह कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए? तो किस में है? 115 में है। आपको याद होगा पुलिस रेगुलेशन का सिर्फ मैंने 2 वीडियो बनाया था। 2 ही वीडियो मैंने कहा था कि ये कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसमें भी मैंने यहाँ पर लिखा था, आपको याद होगा, जो अलग से पैरा पढ़ना था। ठीक है, यहाँ पर लिखा था, तो 115 का भी जिक्र हमने यहाँ पर किया था। चलिए, आईपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण के लिए दंड से दंडनीय है? तो कौन सी है? 306 में है। सीआरपीसी की धारा 409 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है? तो किसके पास है? सेशन जज के पास है। ठीक है, 406 से ये शुरू होता है। मैंने ये चैप्टर भी आपको बताया था अच्छे से, छोटा सा चैप्टर था, बता दिया था आपको। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है। याददाश्त को पुनः ताजा करना कहाँ है? 159। मृत्युकालिक घोषणा कहाँ है आपका? 32 सब क्लॉज 1। सूचक प्रश्न 141। पक्षद्रोही साक्षी 154 में बताया गया। किसी अपहरण का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम में किया गया है और जहां इसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये सेक्शन 109 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वादों में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वैसे हमें लग रहा है जहाँ तक कि ये उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, आपको ये पता चलेगा तो जरूर हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। वैसे ही तो ये होना चाहिए, फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप देख लीजिएगा। अगर मिलता है कहीं बुक में या कहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताइएगा। सॉल्व वाले में नहीं, सॉल्व से नहीं मतलब है, वहां नहीं, बुक में मिलता है तो आप मुझे बताइएगा हाँ या लिखा गया है ऐसा बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 5 या अधिक सदस्यों के विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा
किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। क्या करेगा? बलवा करेगा। ठीक है, 146। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A जोड़ी गई। कब जोड़ी गई है? तो 1983 में जोड़ी गई। मैंने जब पढ़ाया था एविडेंस तो मैंने बताया था कि ये जो ए जोड़े गए हैं 113A, 113B, 114A, ये सब कब जोड़े गए हैं ये भी मैंने बताया था कि ये याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब सुमेलित करना है। बचाव के रूप में पागलपन, ये किससे संबंधित है? आर बनाम मैकनाटन से। सामान्य आशय, ये किससे? वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। आवश्यकता, आर बनाम डडले एंड स्टीफन। निजी प्रतिरक्षा, ये किससे? विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। नेक्स्ट है, डाक या तारघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? तो कौन जारी करेगा? जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जारी करेगा। किस सेक्शन में? सेक्शन 92 में। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा वाद मृत्युकालिक कथन से संबंधित है? तो ये है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का वाद है, 32 से संबंधित। नेक्स्ट, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये 153A के अंतर्गत। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी का उपबंध किया गया है? ठीक है, जनरल डायरी तो किसमें है? 44 में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है? यही 2 चैप्टर मैंने आपको बताया था पुलिस रेगुलेशन में, तो मैंने कहा था घुड़सवार पुलिस जरूर आप पढ़ के जाइएगा, पूरा बताया था मैंने घुड़सवार पुलिस। तो ये चैप्टर 8 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अपराध विधि अधिनियम द्वारा आईपीसी की धारा 100 में खंड 7वां जोड़ा गया, जो अम्ल फेंकने वाला है? ठीक है, अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना है, ये 7वां जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, एविडेंस की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है? कहाँ है? 165 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीआरपीसी के किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं? तो कहाँ बताया गया है? तो ये चैप्टर 30 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा है? चैप्टर 13। हमने बताया था पुलिस रेगुलेशन में, यहाँ 1, 2, 3, 4 करके चैप्टर बताया था, उसमें कहा था कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसी में से एक ये भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दंडनीय है? तो ये 228A में दंडनीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धारा 436A सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि क्या होगी? तो यह अधिकतम कारावासी अवधि का 1/2 होगा, मतलब आधा कारावास वो भुगत चुका हो। ठीक है, 436 सेक्शन 436A में बताया गया है, आई थिंक, ये देख लीजिएगा आप सीआरपीसी में। एविडेंस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक ऑफिसर पर लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य अधिरोपित करती है? तो कौन सी है? 76 में बताया गया है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? तो किसमें है? सेक्शन 207 में। नेक्स्ट है, ये मिलाना है आपको, सुमेलित करना है। दोष सिद्धि से अपील किस में होती है? 374 में होती है। छोटे मामलों में अपील नहीं होना किस में है? 376 में होती है। दोष मुक्ति के मामलों में अपील किस में है? 378 में है। और दोषी के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों में अपील का न होना कहाँ है? 375 में। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है एपीओ में। ठीक है, तो देखिए कहाँ अपील नहीं हो रही, 375 और 376, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां अपील नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आईपीसी की धारा 195A किससे संबंधित है? तो यह है मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं, वृत्तिक संसूचनाएं नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? 126 में है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत की ध्वनि को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है? तो क्या है? सेक्शन 30 क्लॉज 4। यह कि सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ घर में क पानी छोड़ देता है, इस प्रकार बर्फ को गला देता है। क ने कौन सा अपराध किया? तो रिष्टि का अपराध। रिष्टि कहाँ है? 425 में बताई गई है। ठीक,
एविडेंस की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? तो यह 65 है। नेक्स्ट, क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। क ने कौन सा अपराध किया है? तो यह संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया, सेक्शन 403 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें से कोई प्रॉब्लम होगा जो लगे आपको कि नहीं जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो गलत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिस किसी ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ें होती है मैं इसी पे डालता हूँ। जितने भी जैसे CRPC था या कुछ भी था, लास्ट मोमेंट पे मैंने टेलीग्राम पे ही डाला था। तो जिस किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था तो उसने फ़ायदा उठाया था, और जो सिर्फ यूट्यूब ने इस पर सब्सक्राइब किए हुए थे उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि सभी चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। एंड मौके पर मैं सभी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। शिवेंद्र लॉ एकेडमी के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका उल्लेख नहीं है? राजस्व विषयक का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। 413 किससे संबंधित है? यह है चुराई हुई संपत्ति का अभ्यस्ता व्यापार करना। 416 ये किससे है? यह प्रतिरूपण द्वारा छल से है। 436 ये किससे है? गृह को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। और लास्ट है आपका 441, यह है आपराधिक अतिचार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक आपराधिक कार्यवाही में आरोप विरचित किया जाता है, किसके द्वारा? तो यह न्यायालय का काम होता है, न्यायालय द्वारा किया जाता है। फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, आप अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख IPC के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, ये हमें आप बताइएगा अगर आपको पता होगा। नेक्स्ट है, IPC के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है, कहाँ? 29A में। CRPC की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? 315 है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस से संबंधित है? तो अध्याय 9। तो इस तरह देखिए पुलिस रेगुलेशन का 2 चैप्टर लगातार आया है, 8 आया है और 9 आया है। ठीक है, घुड़सवार पुलिस 8 में बताया गया है और ग्राम पुलिस 9 में बताया गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके सिर्फ चैप्टर के नाम से आएगा। ठीक है, यहाँ तो 2 क्वेश्चन आ गए आपके चैप्टर से ही सिर्फ। ए जेट की जेब में हाथ डालकर जेट की जेब से चोरी करने का प्रयास करता है। ए अपने प्रयास में असफल रहा क्योंकि जेट की जेब में कुछ नहीं था। ए ने कौन सा अपराध किया? तो इसने चोरी करने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है? तो ये 18 से है। अब देखिए रेगुलेशन में 17 भी पूछा गया, 18 भी पूछा गया है, दोनों सेक्शन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्थानीय अधिकारिता शब्द CRPC के किस धारा में परिभाषित है? तो किस में है? ये सेक्शन आपका 2J में परिभाषित है। ठीक है, हमने यहाँ बताया था लोकल जुरिडिक्शन, तो J से ही आप पकड़ लेंगे, 2J। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हेतु नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IPC के निम्नलिखित में से कौन सी धारा डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स से संबंधित है? तो ये 95 है। नेक्स्ट, स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, कहाँ बताया गया? 58 में बताया गया। CRPC किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई? कहाँ? सेक्शन 30 सब क्लॉज 1 में बताया गया। नेक्स्ट, IPC की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई? कहाँ है? 354A में बताया गया है। मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति दी गई है, कहाँ बताया गया? एविडेंस की धारा 36 में बताया गया। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, सिर्फ 2 शब्द बताए थे इसमें, 34 से लेकर 38 तक सिर्फ 2 शब्द ऐसे लाइन मार के बताया था। ठीक है, आपको याद होगा। देखिए क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है, एक मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए संपत्ति को CRPC की धारा 83 के अधीन कुर्क करता है
और उसका विक्रय करता है उसकी कार्यवाही क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, कहाँ बताया गया, 461 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत लुटेरों या डकैतों को संश्रय देने के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया, कहाँ है, 216A में बताया गया है। ठीक है, 216A में बताया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के कौन से पैरा फरार अपराधियों के बारे में बताया गया, तो किसमें है, ये 215 से लेकर 222, ये पढ़ाया था हमने। नेक्स्ट, सीआरपीसी 2005 की धारा 459 के अंतर्गत 10 रुपए से कम शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। कितने में कितना कर दिया गया, 10 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। कब कर दिया गया, 2005 द्वारा कर दिया गया। ठीक है, ये सब आप लिखेंगे, वहीं लिख लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये याद रहेगा कब अमेंडमेंट किया गया, वहीं लिख लीजिए। फिर है सीआरपीसी की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया है जब वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद्वारा मृत्यु कारित करे। जेड यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है और उसमें गिर जाता है और मारा जाता है। ए ने कौन सा अपराध किया, आपराधिक मानव वध का अपराध किया। ये 299 का दृष्टांत बताया गया है, ये पहला ही शायद दृष्टांत है, उसको आप देख लेंगे, ये पूरा दृष्टांत बताया गया है। चलिए नेक्स्ट, लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करता है, तो ये सेशन न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट तैयार करते हैं। ये सेक्शन 24 में बताया गया है। नेक्स्ट है, घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो ये 148 में है। फिर है सेक्शन 113B दहेज हत्या की अवधारणा एविडेंस में जोड़ी गई, कब, 1986 में जोड़ी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी पत्नी को ब के घर से फुसलाकर ले जाता है, ने कौन सा अपराध किया, तो इसने आईपीसी के अंतर्गत 498 के अंतर्गत अपराध किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस नियमन के किस पैरा में वर्णित प्रावधान को निर्देशित किया गया है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी, कहाँ बताया गया, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपको मिलता है इस क्वेश्चन का जवाब तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीसी की कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित है, तो ये 357A से संबंधित है। ये कब जोड़ा गया, 2008 में जुड़ा है। ठीक है, जो जुड़ने वाला है वो एक ही जगह आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, कि जैसे ये 357A है, अब आपको ये लिख लेना होगा 357 क्या है, 357A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये समस्त चीज़ें वहीं लिख लीजिए, नीचे ही लिख लीजिए पेपर में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क यह को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और यह की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली दे देता है। क ने कौन सा अपराध किया, तो ये लूट किया है, 390 में बताया गया है। एविडेंस का अध्याय 5 संबंधित है किससे, दस्तावेजी साक्ष्य से। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर जरूर याद रखिए, बार बार मैं आपको फोकस करता था कि एविडेंस में सिर्फ 11 चैप्टर्स हैं, उनको याद रख लीजिए कि किस चैप्टर में क्या बातें कही गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त को अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज कर सकता है, तो किसमें है, 233 सब क्लॉज 2 में बताया गया है। नेक्स्ट है डगडू वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का मामला, ये हमने बताया था केस लॉ, किससे संबंधित है, ये सह अपराधी से 133 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी ब को यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है, तो ये 330, ठीक है, 330 के अंतर्गत दोषी है। अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में संबंधित प्रावधान एविडेंस की किस धारा में दिए गए, तो ये 73A में बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, सीआरपीसी की निम्न में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है, तो कहाँ है, 46 सब क्लॉज 1 का परंतुक बताया गया है। ठीक है, 2008 में संशोधन किया गया था, ये इसमें ये भी हमने आपको बताया था। यहाँ 2 परंतुक हैं, एक 46 सब क्लॉज 1 में, एक 46 सब क्लॉज 4 में दिया गया है। दोनों को हमने कहा था कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट है एविडेंस की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है? तो यह पति और पत्नी को प्राप्त है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं करना है? तो इसमें सुमेलित देखिए जो नहीं था वो चोरी था, नहीं सुमेलित। तो चोरी कहाँ है? 378 में, बाकी सब सुमेलित है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसको भी सुमेलित करना है आपको कि 272 इसमें क्या है? न्यायालय की भाषा बताई गई है। 2D क्या है? परिवाद बताया गया है। 321 इसमें क्या है? अभियोजन का वापस लेना बताया गया है। और 257 इसमें क्या है? परिवाद को वापस लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सही कौन है? मिथ्या साक्ष्य गणना 192 में बताया गया। 3 और है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, वहीं आप सेक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? तो कहाँ है? सेक्शन 82 में बताया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक मालखाने का निरीक्षण करेगा। कितना करेगा? 1 माह में 1 बार कर सकता है। ठीक है, और जब राजपत्रित अधिकारी करता है तो त्रैमासिक करता है। ये अभी हमने बताया था उस 2 ही वीडियो में, ये सब चीज़ें बताई थी आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताया जा रहा है? तो ये है सदोष हानि। ठीक है, ये कहाँ है? ये 23 में बताया गया। सदोष हानि, सदोष अभिलाप की बात की गई है। तो ये पूरा पेपर रहा आपका, मैंने बताया पूरा लॉ का कि क्या क्या क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल में है। अगर आपको उसका आंसर पता है, जानते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। बट वो आंसर मुझे मत बताइए जो गाइड में बताया गया है, ठीक है, जो बाजार में बिकती हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ भी वो गलत होते हैं। अगर बुक में लिखा गया है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक, आपने पढ़ा होगा तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, ये इतना काम आप कर दीजिए। अब देखिए लास्ट में हम लोग बचता है कट ऑफ। ठीक है, ये बताकर अब वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि काफी लंबी हो गई है। कट ऑफ बात हो रही है, कट ऑफ आखिर जाएगा कितना? काफी लोगों का क्वेश्चन है कि कितना जाएगा। हालांकि देखिए पहले जो था, जब इससे पहले एपीओ का पेपर हुआ था तो उसमें 17 सीट थी और कट ऑफ कितना गया था? लगभग कट ऑफ तब गया था 106 से 107 के बीच में गया था, लगभग इतना ही गया था जनरल का। ठीक है, तो इससे अनुमान यह लगाया जाए, और इसमें भी जो ये एग्ज़ाम हुआ है एपीओ का, इसमें भी लगभग आधा % लोग एग्ज़ाम को छोड़े हैं, नहीं दिए हैं। ठीक है, और सीट हमारे पास कितनी है? ये 44 सीट है। इसी पे पूरा युद्ध लड़ना है आपको। तो 44 सीट में ये जहां तक अनुमान है हमारा, तो ये जो है जाना चाहिए 105 से 110 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, ये एक अनुमान है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक आयोग की आंसर की ना आए। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि भाई जो ऑप्शन आप, जो प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप 100% मान के चल रहे हैं कि हाँ सही है, तो हो सकता है कि आयोग के द्वारा उसे गलत कर दिया जाए। ठीक है, जो कि हर बार का एक परंपरा बन गई है। ठीक है, इसलिए यही होता है कि जितने भी यूट्यूबर बताते हैं आपको कि जो मेरिट है यहाँ से यहाँ तक का जाएगा, उनका अधिकतर गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ होता है? इसीलिए गड़बड़ होता है यहाँ पर, क्योंकि आयोग अपने ही धुन में चलता है। वो क्वेश्चन गलत करता है जो आप एकदम 100% मान के आते हैं। हम लोग जो गणना कर रहे हैं वो अभी तक जो वर्तमान स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। अगर आयोग ने ऐसा गलत आंसर नहीं दिया तो ठीक है, अगर गड़बड़ करता है तो फिर तो भाई वही जाने कि कितना तक मेरिट जाएगा। मगर अगर सचित सही रहा तो लगभग 105 से 10 के बीच में जिसका बन रहा है वो अपना तैयारी करे। नीचे भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेट करे। ठीक है, वेट क्या करे? तैयारी करता रहे। तैयारी आपकी फालतू व्यर्थ नहीं जाती, ये ध्यान रखिएगा। तो तैयारी करते रहिए आप, इसकी परवाह मत करिए कि कितना बना है कितना नहीं बना है, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, तैयारी में आप लग जाइए। ठीक है,
आप यहाँ नहीं, अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ नहीं होता तो आगे सामने आपका PCSJ है वो जल्द ही आने वाला है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि PCSJ का ही मैं अब शुरुआत करने वाला हूँ। जल्द ही आपको इस पर मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आखिर मुझे पढ़ाना क्या है, कौन सा पेपर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपका क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, आप भी बोर हो रहे होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।